और इस वक्त एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से मिल रही है। वो बड़ी खबर आपको बता दें, पुलवामा में सुरक्षा बलों की आतंकियों से नई मुठभेड़ चल रही है। पुलवामा के हंजिन राजपुरा इलाके में आतंकियों से सुरक्षा बल के जवान लोहा ले रहे हैं। इलाके में 3 से 4 आतंकियों के घिरे होने की खबर थी और सर्च ऑपरेशन के दौरान ही इस मुठभेड़ की खबरें मिल रही हैं। दरअसल सुरक्षा बलों को जानकारी मिली थी कि इस इलाके में 3 से 4 आतंकी छिपे हुए हैं और जब सर्च ऑपरेशन पर सुरक्षा बल निकले उसी बीच मुठभेड़ हुई और अभी भी फिलहाल ये मुठभेड़ लगातार जारी है। आतंकियों की तलाश में ये सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। सर्च ऑपरेशन के दौरान जैसे ही सुरक्षा बल आतंकवादियों के संदिग्ध ठिकाने पर पहुंचे, आतंकियों ने उन पर फायरिंग कर दी और इसके बाद से सुरक्षा बलों ने वहां पर मोर्चा संभाला हुआ है। बताया जा रहा है कि दोनों तरफ से भारी फायरिंग हुई। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलवामा के हाजिन राजपुरा में आतंकियों से मुठभेड़ जारी है। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में पुलिस के काफिले पर आतंकी हमला, एक पुलिसकर्मी घायल, इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन जारी। बिहार के दरभंगा स्टेशन ब्लास्ट में बड़ा खुलासा, लश्कर के गिरफ्तार दोनों आतंकियों के रिक्रूटर की हुई पहचान, जो यूपी का निवासी। हैदराबाद में दोनों आतंकियों के घर एनआईए के छापे में आईडी संबंधी दस्तावेज और सामान मिले। पंजाब में बिजली संकट गहराया, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सरकारी दफ्तरों का समय सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक का किया। अगले 3 दिन तक एसी बंद रखने की अपील की गई है। बिजली संकट को लेकर अकाली दल का सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह पर निशाना, कहा बिजली की वजह से किसानों के खेत में पानी नहीं पहुंच रहा। कैप्टन कुर्सी बचाने के लिए एसी कमरों में लंच कर रहे हैं। पंजाब में बिजली संकट के मुद्दे पर आज शिरोमणि अकाली दल का जगह जगह प्रदर्शन, बिजली दफ्तरों के बाहर इकट्ठा होकर प्रदर्शन करेंगे नेता और कार्यकर्ता। पंजाब में बिजली की कटौती को लेकर सड़कों पर उतरे लोग, होशियारपुर, बरनाला, गुरदासपुर में लोगों ने शुरू किया प्रदर्शन। मोगा में बिजली की कटौती से परेशान किसान, धान की फसल के लिए नहीं मिल रही है बिजली, सड़कों पर उतरे किसानों ने किया प्रदर्शन। पंजाब कांग्रेस के अंदरूनी कलह पर आलाकमान जल्द ले सकता है कोई बड़ा फैसला, सूत्रों के मुताबिक नवजोत सिंह सिद्धू को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी, कैबिनेट में फेरबदल होने की संभावना। सूत्रों के मुताबिक कैप्टन अमरिंदर सिंह के प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने से कांग्रेस आलाकमान नाराज है। आलाकमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्थिति साफ करने का निर्देश दिया था। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत बोले, मैंने कहा था 8-9 जुलाई तक समाधान निकल आएगा। अब सब कांग्रेस अध्यक्ष के हाथ में है, सभी लोगों का पक्ष उनके सामने रख दिया गया है। पंजाब कांग्रेस में विवाद के बीच चंडीगढ़ में लंच के बहाने अमरिंदर सिंह का शक्ति प्रदर्शन, कैप्टन के घर बैठक में 16 में से 6 मंत्री शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ लंच पर नहीं गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें आपको दिखा देते हैं फटाफट अंदाज में। बैठक के बाद कांग्रेस सांसद गुरजीत औजला का बयान, बोले कैप्टन के लंच में नवजोत सिंह सिद्धू पर कोई बात नहीं हुई, सिर्फ 2022 के चुनाव को लेकर चर्चा की गई। पंजाब के बाद हरियाणा कांग्रेस में भी अंदरूनी झगड़ा, हुड्डा समर्थक कुछ विधायक प्रभारी विवेक बंसल से मिले। सूत्रों के मुताबिक प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा को हटाने और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कमान सौंपने की मांग की गई। पंजाब माइनिंग केस में नया मोड़, ब्यास में अकाली दल नेता सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ एफआईआर दर्ज। माइनिंग ठेकेदार ने साइट पर जबरदस्ती घुसने और काम में बाधा डालने का आरोप लगाया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को आयकर विभाग का नोटिस। अमानतुल्लाह ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, ऐसे नोटिस से हम डरने वाले नहीं। बिहार की नीतीश सरकार में बड़ा संकट, अफसरशाही से परेशान समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने इस्तीफे की पेशकश की, बोले पीएम तक बात नहीं सुनते। बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू का अपनी ही पार्टी के मंत्रियों पर बड़ा आरोप, कहा बिहार में ट्रांसफर पोस्टिंग में जमकर चल रही है घूसखोरी। बिहार में ट्रांसफर में घूसखोरी के आरोप प्रत्यारोप के बीच शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, 30 जून को जारी 257 प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों के तबादले का आदेश वापस लिया। पटना में 5 जुलाई को रामविलास पासवान की जयंती मनाने की भव्य तैयारी, पारस गुट ने एलजेपी ऑफिस और आसपास के इलाकों को पोस्टरों से पट दिया है, लेकिन चिराग पासवान को कहीं जगह नहीं मिली।
पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। राज्य के मौजूदा हालात पर चर्चा की। टीएमसी से बीजेपी में आए दिनेश त्रिवेदी से भी मिले शुभेंदु अधिकारी। पश्चिम बंगाल विधानसभा का बजट सत्र आज से होगा शुरू। राज्यपाल जगदीप धनखड़ के अभिभाषण के साथ होगी शुरुआत, लेकिन कहा जो सरकार ने अभिभाषण सरकार ने भेजा है वो नहीं पढ़ूंगा। मौजूदा समय का सबसे बड़ा सियासी झगड़ा पंजाब में चल रहा है। एक तरफ सिद्धू हैं तो दूसरी तरफ सूबे के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह। अब तक की कहानी देखें तो लगता है सिद्धू लीड लिए हुए हैं, हालांकि कैप्टन ने भी हथियार नहीं डाले। तूफान खेल के कोई लाली भाई वर्गा सिंह बड़ा रोको, ठोको ठोको ताली ठोको, मौके पे चौका मारो, मौके पे चौका मारो, लोहा गर्म है। क्रिकेट का मैदान हो या शेरो शायरी या फिर सियासत का अखाड़ा, सिद्धू अपनी बेबाक आवाज बुलंद करते रहे हैं और इस बार सिद्धू के सामने सियासत के सीनियर खिलाड़ी कैप्टन अमरिंदर हैं। दिल्ली में आला कमान से मिलकर सिद्धू का कॉन्फिडेंस और बढ़ गया और सिद्धू के इस सियासी जायके का जवाब कैप्टन ने अपने कुनबे को इकट्ठा करके दे दिया। गुरुवार को कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खाने के टेबल पर मंत्रियों का मजमा लगाकर अपना दमखम दिखा दिया। कैप्टन के लंच में पंजाब के 16 में से 6 मंत्री शामिल हुए। मंत्रियों में राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी, विजय इंद्र सिंगला, ओपी सोनी, भारत भूषण आशु, सुंदर श्याम अरोड़ा, ब्रह्म मोहिंद्रा के अलावा सांसद मनीष तिवारी और गुरजीत औजला भी शामिल हुए। बैठक के बाद दावा किया गया कि चर्चा सिर्फ चुनाव पर हुई, सिद्धू पर नहीं। ना ये लंच डिप्लोमेसी है, ना ये शक्ति प्रदर्शन है। ये सिर्फ जो वर्कर आए हैं उनको सीएम साहब का प्यार है, उनके साथ वो बैठ के लंच किया है। ये ऐसी कोई प्रदर्शन वाली बात नहीं, कोई शक्ति प्रदर्शन वाली बात नहीं। 2022 इलेक्शन एजेंडा है जी साडा। 2022 इलेक्शन च कांग्रेस ने दोबारा किवें आउणा पंजाब च, यही साडा एजेंडा है। बड़ी बात यह है कि कैप्टन की इस बैठक में पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील जाखड़ भी शामिल नहीं हुए। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। आलाकमान से मिले ऐसे संकेतों के बीच चंडीगढ़ में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लंच डिप्लोमेसी के जरिए किया शक्ति प्रदर्शन। अब सिद्धू को मिलने वाली ये बड़ी जिम्मेदारी क्या होगी, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। एंटी इनकम्बेंसी खत्म करने के लिए कैबिनेट में हेरफेर की चर्चा भी है। स्थिति साफ करने के लिए कैप्टन को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने को कहा गया है, जो उन्होंने किया नहीं। राजनीति में ये संदेश देने के लिए कैप्टन का ये कदम काफी है। पंजाब में दोनों दिग्गजों की दरार बढ़ती साफ नजर आ रही है, लेकिन पंजाब का झगड़ा सुलझाने के लिए पंच बनाए गए हरीश रावत अब भी दावा कर रहे हैं कि सब सुलझा लिया जाएगा। मैंने कहा था कि 8-10 तारीख तक उसका समाधान निकल आएगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि समाधान निकल आएगा। अटका कहाँ है सर? आप लोगों की कमेटी बनी थी समाधान निकालने के लिए, आप लोग अपनी रिपोर्ट दे चुके हैं। अटका नहीं है, चीज़ें प्रोसेस हो रही हैं और कांग्रेस अध्यक्ष के सम्मुख है सारी बातें और वो निर्णय लेंगे। पंजाब में कद को लेकर चल रही इस सारी कवायद का अंत कब होगा ये तो पता नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि हर बदलते दिन के साथ ही कांग्रेस के लिए ये समस्या बड़ी जरूर होती जा रही है। पंजाब में यकीनन सियासी पारा हाई है और आलाकमान के सामने ये एक बेहद बड़ी चुनौती है। लेकिन चुनावी मौसम में वादों की बरसात आपने खूब देखी होगी, लेकिन पंजाब में हालात कुछ बदले से हैं। चुनावी साल में अगर यही हालत रही तो सरकार को चेहरा छुपाना पड़ सकता है। कैप्टन सरकार हाय हाय, कैप्टन सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पंजाब के फिजाओं में गूंज रहे ये नारे कैप्टन सरकार की नींद उड़ाने के लिए हैं। कैप्टन सरकार हाय हाय, कैप्टन सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की नींद उड़े ना उड़े, लोगों की नींद जरूर उड़ी हुई है। नींद आए भी तो कैसे? इस गर्मी में जब दिन में 15 से 16 घंटे बिजली गायब रहे तो नींद आ जाना किसी चमत्कार से कम नहीं। पंजाब में हो रही बिजली कटौती से परेशान लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। ये तस्वीरें होशियारपुर जिले की हैं। गुस्साए लोगों ने होशियारपुर और ऊना रोड ही जाम कर दिया।
ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਲਾਈਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਈਟ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅभी ਤੇ अभी ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਟ। ਜਦ ਤੱਕ ਲਾਈਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੀ ਹੱਲ नहीं ਹੁੰਦੀ है उदों तक ਅਸੀਂ भी ਇੱਥੋਂ ਧਰਨੇ ਤੇ नहीं उठना है। बिजली कटौती किसानों के लिए और बड़ी मार है। धान की फसल के लिए बेचैन किसान बिजली कटौती से परेशान है। किसानों ने मोगा में लुधियाना फिरोजपुर हाईवे को जाम करके पावर ग्रिड के आगे प्रदर्शन किया। बिजली की सप्लाई पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। बिजली की सप्लाई पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ 8 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 8 ਘੰਟੇ ਤੋਂ 4 ਘੰਟੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸੁੱਕਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। पंजाब में बिजली का हिसाब किताब भी समझ लीजिए। पंजाब में बुधवार को बिजली की मांग 14,142 यूनिट तक पहुंच गई, जबकि आपूर्ति 12,842 यूनिट ही है। इस बिजली संकट से निपटने के लिए पंजाब में कई फैसले भी लिए गए हैं। सरकारी दफ्तरों में शनिवार तक एसी नहीं चलाने का सर्कुलर जारी किया गया है। एसी नहीं चलाने का फरमान निगम और बोर्ड के दफ्तरों के लिए भी है। जरूरत नहीं होने पर लाइट भी बंद रखने के लिए कहा गया है। इसके अलावा बिजली बचाने के लिए सरकारी दफ्तर का टाइम आधा दिन कर दिया गया है। यानी पंजाब में सरकारी दफ्तर सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही काम करेंगे। औद्योगिक इकाइयों को हफ्ते में 5 दिन ही काम करने की इजाजत है। पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी PSPCL के मुताबिक तलवंडी साबो थर्मो पावर ग्रिड की एक इकाई काम नहीं कर रही है, जिससे बिजली सप्लाई पर असर पड़ रहा है। पंजाब में घरों की बत्ती गुल है, लेकिन सियासत का मीटर लगातार चालू है। किसानों और आम लोगों को बिजली की आपूर्ति नहीं होने को लेकर अकाली दल कैप्टन सरकार को झटके दे रहा है कि मौजूदा कांग्रेस सरकार नू लोकां दा दर्द कोई नहीं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ते उन्हां दे वजीर साहिबान आप तां बैठे आ एसी दे कमरियां 'च। अज दी सरकार केवल ते केवल अपनी कुर्सी बचाउण ते है। इसलिए मैं शुरू च गल कीती कि ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ICU 'ਚ ਪਈ ਹੈ। आज पंजाब के बिजली बोर्ड दफ्तरों के बाहर अकाली दल प्रदर्शन भी करने वाला है। सिद्धू से संग्राम हो या सियासत, ताज़ा हालात को देखकर ये बात तो कही जा सकती है कि जैसे परेशानियों को कैप्टन का पता मिल गया है। चुनाव के मुहाने पर खड़े पंजाब में बन रही स्थिति कैप्टन सरकार के लिए शुभ संकेत नहीं है। सप्लाई पूरी करो, गर्मी वाकई आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। उत्तर भारत में लू के थपेड़ों ने लोगों को बेहाल कर दिया है। जुलाई में जब बारिश की बूंदें गर्मी में ठंडक पहुंचा देती थी, उस वक्त आसमान से आग बरस रही है। असर पड़ रहा है यहाँ पे। धूप इतनी होती है, कोई आता ही नहीं है गर्म से। तो हाँ डेफिनेटली वो आएगा तभी जाके राहत मिल पाएगा, अदरवाइज नहीं मिल पाएगा। मानसून को बहुत ज़्यादा इंतजार है क्योंकि आई लाइक मानसून। बहुत सारी गर्मी है जिसकी वजह से प्रिकली हो जा रही है सबको बॉडी में। कभी पड़ रहा जी, सवेरे शाम ही सवारी मिलती हैं, बस दोपहर में तो सवारी मिलती नहीं है। उफ ये गर्मी, हाय ये गर्मी, मार देगी ये गर्मी। लू के थपेड़े चल रहे हैं। जहां मॉनसून के आने की आहट थी, वहां गर्मी ने बेहाल कर रखा है। दिल्ली हो, पंजाब हो या यूपी या राजस्थान, हर जगह मौसम की मार है। देश के हर हिस्से का यही हाल है। सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली की करते हैं तो यहाँ के हालात गर्मी से खराब हैं। दिल्ली में पारा लगातार बढ़ रहा है और कोरोना महामारी के बीच इंसानी जिंदगी गर्मी की दोहरी मार झेल रही है। दिल्ली में कल अधिकतम तापमान 43.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जिसने 90 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 1 जुलाई 1931 में दिल्ली का पारा 45 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। दिल्ली के इतिहास में चौथा सबसे गर्म जुलाई का दिन भी कल ही था। इससे पहले बुधवार को साल का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड किया गया था। इसमें कुछ राहत मिलेगी, इसकी उम्मीद कम ही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिकों की इन बातों से साफ है मानसून का प्रोग्रेस
15 जून तक काफ़ी अच्छा रहा है और पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भी आप कह सकते हैं 80 से 90% एरिया हमारे पास कवर कर चुका है। लेकिन उसके बाद से कंडीशन हमारे पास चेंज हुई है, अनफेवरेबल हुई है। इसकी वजह से मानसून हमारे पास डिले हो रहा है। अभी हमारे पास जो पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया है वहाँ पर रेनफॉल एक्टिविटी में काफ़ी डिक्रीज आया है। और अभी तक देखिए हमने कुछ हमारे नॉर्थ वेस्ट इंडिया के लिए मानसून के लिए कुछ भी कंडीशंस नहीं है। हम तो इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे आने वाले जो हमारा फोरकास्ट पीरियड है 5 दिन में कुछ अभी मानसून का कोई इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं, हमने कोई डिक्लेयर नहीं किया। दिल्ली में मौसम का पूर्वानुमान आपको बताते हैं, जिससे स्थिति साफ हो जाएगी कि गर्मी का कहर अभी थमने वाला नहीं। आज मैक्सिमम टेम्परेचर 41 डिग्री और मिनिमम टेम्परेचर 30 डिग्री, शनिवार को 39 और 30, रविवार को 39 और 31, तो सोमवार को 39 और 31 रहने का अनुमान है। बारिश का पूर्वानुमान तो इन 5 दिनों में किसी भी दिन नहीं है। मौसम विभाग द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक राजधानी दिल्ली में मॉनसून दस्तक जुलाई के दूसरे हफ्ते में देगा, लेकिन तब तक राजधानी दिल्ली के लोग इस गर्मी में तपते रहेंगे। इस वक्त हम गर्मी के कारण जो है लोग काफ़ी परेशानियों का सामना कर रहे हैं और मॉनसून में जो देरी हो रही है उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें राजधानी दिल्ली के लोगों को झेलनी पड़ रही हैं। और उस मौसम विभाग द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक इस वीकेंड को यानी कि आने वाले शनिवार रविवार को हो सकता है कि दक्षिण पश्चिमी हवाएं जो हैं वो अरब सागर की तरफ से उत्तर पश्चिमी भारत की तरफ आएं और उससे तापमान में थोड़ी गिरावट देखने को मिले। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ दिल्ली का ही हाल है, बल्कि पूरा उत्तर भारत ही बेहाल है। संतों की नगरी कहे जाने वाले राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी की इन तस्वीरों को देखिए। यहाँ पिछले करीब 1 महीने से संत रामदास चीमा बाबा चारों तरफ आग लगाकर बरसात के लिए तपस्या कर रहे हैं। राजस्थान के कई में भी ऐसे ही हालात है। इस पूरे रेगिस्तानी राज्य में गर्मी से हाहाकार मचा है। करीबन 1 हफ्ते से राजस्थान में मानसून प्रवेश तो कर चुका है, लेकिन भीलवाड़ा, बाड़मेर और धौलपुर की उत्तरी लाइन से अटका हुआ है। इसी के चलते राजस्थान के कई शहरों में तापमान 44 डिग्री तक चल रहा है। अलवर, धौलपुर, चूरू और श्रीगंगानगर जिलों में पिछले कई दिनों से तापमान 44 डिग्री के आसपास चल रहा है, जबकि 33 में से 17 जिले ऐसे हैं जहां पर तापमान 40 डिग्री के आसपास चल रहा है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 48 घंटों के दौरान राजस्थान के कई जिलों में भीषण गर्मी पड़ेगी। कहाँ 8 जुलाई तक पूरे देश में मानसून आने वाला था, लेकिन अब हालत ये है कि 15 जुलाई तक भी मानसून आ जाए तो राहत वाली बात होगी। चेहरे पर मास्क पहनने की मजबूरी है और ऊपर से इतनी गर्मी है। ऐसे में आम आदमी करे भी तो क्या करे, क्योंकि उसे हीट स्ट्रोक, डायरिया या टाइफाइड से भी बचना है, जो इस मौसम में खतरनाक हो जाता है। आगे बढ़ते हैं और अब खबर सियासी वैक्सीन की, जिसे लेकर बिहार में तेजस्वी यादव बीजेपी के निशाने पर है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। वैक्सीन को लेकर देश भर में राजनीति गरमाई रही, लेकिन वो वैक्सीन की कमी और कीमत तक सीमित रही। लेकिन अब वैक्सीन पर पॉलिटिक्स इतनी हावी हो गई है कि देश प्रेम की इम्यूनिटी पावर भी वैक्सीन तय करने लगी है। इन दोनों ने एक विदेशी टीका लेकर के यह साबित कर दिया है कि भारत के वैज्ञानिकों, भारत के डॉक्टरों और भारत के जनता के पैसे से बने हुए वैक्सीन पर इनको भरोसा नहीं है। राहुल गांधी पर ये बयान बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल का है। राहुल गांधी ने वैक्सीन लगवाई या नहीं, ये साफ नहीं है, क्योंकि पब्लिक डोमेन में उनकी वैक्सीन लगाने वाली तस्वीर नहीं है। लेकिन संजय जायसवाल ने दावा कर दिया है कि राहुल गांधी इटली में ही वैक्सीन लगवाएंगे। संजय जायसवाल राहुल के बाद स्पुतनिक वैक्सीन लगवाने वाले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव पर भी बरसे। इटली के किसी वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इटली का वैक्सीन अभी दूर दूर आने की कोई संभावना नहीं है। संजय जायसवाल का ये हमला बेतुका इसलिए लगता है क्योंकि स्पुतनिक को मंजूरी बीजेपी सरकार ने ही दी है। दूसरी तरफ संजय जायसवाल का ये बयान ऐसे वक्त में आया जब सरकार ने साल के अंत तक पूरी आबादी के टीकाकरण का लक्ष्य रखा है और इस अभियान में देसी वैक्सीन के साथ साथ विदेशी वैक्सीन भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। बड़ी खबर दिल्ली के पेरेंट्स के लिए है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं या आपका बच्चा दिल्ली में पढ़ता है तो कोरोना के संकट काल में अब आपको फीस में बड़ी राहत मिलेगी।
दिल्ली सरकार ने प्राइवेट स्कूलों पर हाईकोर्ट का आदेश लागू किया, जो कोरोना के इस मुश्किल वक्त में पेरेंट्स के लिए बड़ी राहत लाएगा। अब दिल्ली में प्राइवेट स्कूल शैक्षणिक वर्ष 2020-21 में लिए गए फीस में 15% कटौती करेंगे। अब प्राइवेट स्कूलों में 3 महीने की फीस एक साथ जमा नहीं करनी होगी। स्कूल अब हर महीने फीस लेंगे। इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने ये भी आदेश दिया है कि अगर किसी स्कूल ने बच्चे की फीस पहले ही ले ली है तो उसे 15% फीस या तो लौटानी होगी या फिर अगले साल की फीस में एडजस्ट करना होगा। इसके अलावा स्कूल किसी पेरेंट्स की आर्थिक तंगी के कारण फीस बकाया होने पर बच्चे को स्कूल से किसी गतिविधि में भाग लेने से नहीं रोकेगा। दिल्ली सरकार का ये आदेश दिल्ली के सभी 460 प्राइवेट स्कूलों पर लागू होगा। अब समझिए इस पूरे मामले में दिल्ली हाईकोर्ट की एंट्री कैसे हुई। दिल्ली सरकार ने एक आदेश जारी किया जिसमें प्राइवेट स्कूलों पर सालाना और डेवलपमेंट फीस लेने पर रोक लगा दी थी। दिल्ली के 460 प्राइवेट स्कूल इसके खिलाफ हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट ने स्कूलों को सालाना और डेवलपमेंट फीस लेने की छूट दे दी, लेकिन साथ ही हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि स्कूलों को 2020-21 के सत्र की फीस में 15% कटौती भी करनी होगी। हाईकोर्ट ने आदेश में ये भी साफ किया कि 2021-22 के सत्र में स्कूल पूरी फीस ले सकते हैं। कोरोना की मार वैसे तो पूरे देश पर पड़ रही है। ऐसे में दिल्ली में फीस में मिलने वाली ये छूट अगर पूरे देश में लागू हो जाएगी तो निश्चित तौर पर लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। आपके पसंदीदा शो नमस्ते भारत में हम आपको भारत की चमकदार भविष्य से जुड़ी खबरें भी दिखाते हैं। आज ऐसी ही एक कहानी आई है महाराष्ट्र के औरंगाबाद से। औरंगाबाद में 6ठी क्लास की छात्रा मिर्जा मरियम ने बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी खोल दी है। अभी जब हर जगह स्कूल बंद पड़े हैं और चूंकि बहुत से बच्चे हैं जो ऑनलाइन क्लासेस से भी महरूम हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए मरियम ने अपनी कोशिश से शानदार पहल करते हुए मोहल्ला लाइब्रेरी की शुरुआत की है। अपने मोहल्ले में 500 किताबों के साथ शुरू हुए इस सफर को मरियम पिता की मदद से 11 लाइब्रेरी तक पहुंचा चुकी हैं। दावा है कि इससे झुग्गी के करीब 2000 बच्चों को फायदा पहुंच रहा है। तो एक शानदार पहल मरियम मिर्जा ने की है अपने पिता की मदद से। लॉकडाउन से तो इस टोटली स्कूल बंद है, इसलिए बच्चे तो सिर्फ दिन भर खेलते ही रहते थे, बहुत शोर करते थे, जिससे कुछ जो पढ़ते थे बच्चे उनको बहुत डिस्टर्ब होता था। हमने सोचा क्यों नहीं गली के बच्चों के लिए कुछ करें। फिर हमने सोचा गली में क्यों, बहुत सारे गलियों में ऐसे, इसलिए हमने पूरे मोहल्ला लाइब्रेरी शुरू करने का फैसला किया, जिसमें अब तक अल्हम्दुलिल्लाह 500-600 साइड किताबें इसमें मौजूद। पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों से हर कोई परेशान है। सरकार से तेल पर टैक्स और सेस घटाने की मांग बढ़ती जा रही है, लेकिन क्या आपको पता है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट से सरकार की अरबों रुपए की कमाई हो रही है? ये रिपोर्ट देखिए। अब हमारी ये ऑटो रिक्शा वालों की ऐसी हालत गंभीर हो गई है जिसमें हम घर पे 2 टाइम का खाना भी नहीं खा सकते हैं। बहुत महंगा डीजल महंगा, हम आने जाने वाले हम परेशान हैं। हाँ, हमारा कुछ पब्लिक की रक्षा करो, हम गरीब आदमी हैं। पेट्रोल के बाद डीजल की भी सेंचुरी। अभी तक पेट्रोल की कीमतों में ही आग लगी थी, लेकिन डीजल ने भी अब सेंचुरी मार दी है। राजस्थान के जैसलमेर में डीजल का दाम 100 की बंदिश पार कर गया। आम जनता बढ़ती तेल की कीमतों से परेशान है, लेकिन ये सिक्के का एक ही पहलू है। दूसरा पहलू सरकार की कमाई से जुड़ा है, जो बम्पर हो रही है। आरटीआई के जरिए ये जानकारी सामने आई है कि कोरोना काल के दौरान पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर कस्टम और एक्साइज ड्यूटी से केंद्र सरकार की कमाई 56% से ज्यादा बढ़ी है। सरकार को इनडायरेक्ट टैक्स से करीब 2.88 लाख करोड़ की कमाई हुई है। 2020-21 में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट पर 37,806 करोड़ रुपए की कस्टम ड्यूटी वसूली गई। वहीं सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी से भी 4.13 लाख करोड़ की कमाई हुई। वहीं पेट्रोलियम पदार्थों के इंपोर्ट पर सीमा शुल्क के तौर पर 46,000 करोड़ की कमाई हुई है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग पर एक्साइज ड्यूटी के तौर पर 2.42 लाख करोड़ की वसूली हुई है। आरटीआई से ये जानकारी उस समय सामने आई है जब देश के अलग अलग हिस्सों में तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं और सरकार पर पेट्रोल डीजल पर टैक्स और सेस घटाने की मांग और तेज हो गई है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों की आतंकियों से बड़ी मुठभेड़ जारी। हज़न राजपोरा इलाके में 4 में से 5 आतंकियों के घिरे होने की खबर। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में पुलिस के काफिले पर आतंकी हमला, एक पुलिसकर्मी घायल, इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन जारी।
बिहार के दरभंगा स्टेशन ब्लास्ट में बड़ा खुलासा, लश्कर के गिरफ्तार दोनों आतंकियों के रिक्रूटर की हुई पहचान, जो यूपी का निवासी है। हैदराबाद में दोनों आतंकियों के घर एनआईए के छापे में आईईडी संबंधी दस्तावेज और सामान मिले। आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे का बयान, सीजफायर समझौते के बाद एलओसी पर नहीं हुई कोई घुसपैठ, जम्मू कश्मीर में हिंसा में कमी, लोग चाहते हैं शांति और विकास। आर्मी चीफ जनरल नरवणे की मौजूदगी में आज सेना को मिलेगी देश में ही बना 10 मीटर शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम। अब किसी भी तरह की जल बाधा को आसानी से पार कर सकेंगे जवान। पंजाब में बिजली संकट गहराया, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सरकारी दफ्तरों का समय सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक किया, अगले 3 दिन तक एसी बंद रखने की अपील। बिजली संकट को लेकर अकाली दल का सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह पर निशाना, कहा बिजली की वजह से किसानों के खेत में पानी नहीं पहुंच रहा, कैप्टन कुर्सी बचाने के लिए एसी कमरों में लंच कर रहे हैं। पंजाब में बिजली संकट के मुद्दे पर आज शिरोमणि अकाली दल का जगह जगह प्रदर्शन, बिजली दफ्तरों के बाहर इकट्ठा होकर प्रदर्शन करेंगे नेता और कार्यकर्ता। पंजाब में बिजली की कटौती को लेकर सड़कों पर उतरे लोग, होशियारपुर, बरनाला, गुरदासपुर में लोगों ने शुरू किया प्रदर्शन। मोगा में बिजली की कटौती से परेशान किसान, धान की फसल के लिए नहीं मिल रही है बिजली, सड़कों पर उतरे किसानों ने किया प्रदर्शन। पंजाब कांग्रेस के अंदरूनी कलह पर आलाकमान जल्द दे सकता है कोई बड़ा फैसला, सूत्रों के मुताबिक नवजोत सिंह सिद्धू को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी, कैबिनेट में फेरबदल होने की संभावना। सूत्रों के मुताबिक कैप्टन अमरिंदर सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने से कांग्रेस आलाकमान नाराज, आलाकमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्थिति साफ करने का निर्देश दिया था। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत बोले, मैंने कहा था 8 से 9 जुलाई तक समाधान निकल जाएगा, अब सब कांग्रेस अध्यक्ष के हाथ में है, सभी लोगों का पक्ष उनके सामने रख दिया गया है। पंजाब कांग्रेस में विवाद के बीच चंडीगढ़ में लंच के बहाने अमरिंदर सिंह का शक्ति प्रदर्शन, कैप्टन के घर बैठक में 16 में से 6 मंत्री शामिल हुए, प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ लंच पर नहीं पहुंचे। बैठक के बाद कांग्रेस सांसद गुरजीत औजला का बयान, बोले कैप्टन के लंच में नवजोत सिंह सिद्धू पर कोई बात नहीं हुई, सिर्फ 2022 के चुनाव को लेकर चर्चा की गई। पंजाब के बाद हरियाणा कांग्रेस में भी अंदरूनी झगड़ा, हुड्डा समर्थक कुछ विधायक प्रभारी विवेक बंसल से मिले, सूत्रों के मुताबिक प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा को हटाने और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कमान सौंपने की मांग की। पंजाब माइनिंग केस में नया मोड़, ब्यास में अकाली दल नेता सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ एफआईआर दर्ज, माइनिंग ठेकेदार ने साइट पर जबरदस्ती घुसने और काम में बाधा डालने का आरोप लगाया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को आयकर विभाग का नोटिस, अमानतुल्लाह ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, ऐसे नोटिस से हम डरने वाले नहीं। बिहार की नीतीश सरकार में बड़ा संकट, अफसरशाही से परेशान समाज कल्याण मंत्री मदन सैनी ने इस्तीफे की पेशकश की, बोले पीएम तक बात नहीं सुनते। बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू का अपनी ही पार्टी के मंत्रियों पर बड़ा आरोप, कहा बिहार में ट्रांसफर पोस्टिंग में जमकर चल रही है घूसखोरी। बिहार में ट्रांसफर में घूसखोरी के आरोप प्रत्यारोप के बीच शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, 30 जून को जारी 257 प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों के तबादले का आदेश वापस लिया। पटना में 5 जुलाई को रामविलास पासवान की जयंती मनाने की भव्य तैयारी, पारस गुट ने एलजेपी ऑफिस और आसपास के इलाकों को पोस्टरों से पट दिया, लेकिन चिराग पासवान को कहीं जगह नहीं मिली। पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष बिंदु अधिकारी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, राज्य के मौजूदा हालात पर चर्चा की, टीएमसी से बीजेपी में आए दिनेश त्रिवेदी से भी मिले शुभेंदु अधिकारी। पश्चिम बंगाल विधानसभा का बजट सत्र आज से होगा शुरू, राज्यपाल जगदीप धनखड़ के अभिभाषण के साथ होगी शुरुआत, लेकिन कहा जो सरकार ने अभिभाषण सरकार ने भेजा है वो नहीं पढ़ूंगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा आने वाले समय में छोटी पार्टियों से गठबंधन करेंगे, बीजेपी अपनी ताकत का इस्तेमाल कर चुनाव में हेरफेर कर रही है। बीएसपी छोड़ समाजवादी पार्टी में शामिल हुए विधायकों ने भी अखिलेश यादव का जन्मदिन मनाया, हैप्पी बर्थडे गीत गाते हुए अखिलेश को सीएम बनाने की कसमें खाई। कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं इसी तरह फटाफट अंदाज। नेशनल डॉक्टर्स डे पर कल पीएम मोदी ने देश भर के डॉक्टरों से बात की, बोले डॉक्टर ईश्वर का दूसरा रूप, कोरोना महामारी में मिसाल कायम की, लाखों जिंदगियां बचाई।
डॉक्टरों के बलिदान को भी पीएम मोदी ने किया नमन। कहा कोरोना का खतरा अभी गया नहीं, लेकिन मेडिकल व्यवस्था में सुधार के साथ देश महामारी से जीतेगा और आगे बढ़ेगा। यूपी में धर्म परिवर्तन मामले में गिरफ्तार आरोपी इरफान, राहुल भोला और मन्नू यादव उर्फ अब्दुल मन्नान को 5 दिनों की एटीएस रिमांड पर भेजा गया। आरोपियों के मोबाइल डेटा, बैंक खातों और गिरोह से जुड़ी जानकारियों को लेकर होगी पूछताछ। यूपी धर्मांतरण मामले में फंडिंग के आरोपी सलाउद्दीन को वडोदरा लेकर पहुंची एटीएस की टीम। घर और ऑफिस की हुई तलाशी, एक कंप्यूटर समेत दस्तावेज जब्त। सलाउद्दीन पर 30 लाख रुपए की फंडिंग का आरोप। कश्मीर में सिख धर्म परिवर्तन के खिलाफ मेरठ में प्रदर्शन। हिंदू और सिख संगठन के नेताओं ने देश भर में धर्म परिवर्तन के खिलाफ यूपी मॉडल लागू करने की मांग की। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी का बयान। कहा जमीन खरीद में कोई घोटाला नहीं हुआ, भव्य राम मंदिर के लिए ये जमीन जरूरी थी। मंदिर निर्माण में बाधा डालने के लिए घोटाले का आरोप लगाया गया। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का बड़ा आरोप। कहा गोविंद देव गिरी को ट्रस्ट के लोगों ने सही जानकारी नहीं दी, उन्हें गुमराह किया गया। मेयर ऋषिकेश उपाध्याय पर भी उठाए सवाल। मुंबई में स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला केस की जांच में ईडी ने एक चीनी मिल को सीज किया। सूत्रों के मुताबिक ये चीनी मिल अजीत पवार के करीबी का है। हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला की आज दिल्ली की तिहाड़ जेल से औपचारिक तौर पर रिहाई की उम्मीद। शिक्षक भर्ती घोटाले में 10 साल कैद की सजा काट रहे चौटाला, अभी पैरोल पर बाहर। देश में कोरोना की दूसरी लहर कमजोर होने के बीच पिछले 3 दिन में फिर बढ़ रहे हैं केस। 24 घंटे में 48,786 मामले मिले। 1005 लोगों की मौत। ज्यादा सावधानी बरतने की सलाह। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के सीईओ आरएस शर्मा ने कहा, यह कहना गलत कि भारत ने कोरोना की दूसरी लहर को रोकने के लिए पर्याप्त काम नहीं किया। इसके लिए कोई भी देश तैयार नहीं था। दिल्ली में अधिकतम तापमान 42 डिग्री से ज्यादा बना हुआ है। दिल्ली की गर्म सुबह का जायजा लिया संवाददाता मदीहा खान ने। दिल्ली वालों को अभी गर्मी, उमस और लू से राहत मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि लगातार दिल्ली का जो मौसम है वो काफी दिनों से गर्म बना हुआ है और उमस काफी ज्यादा है। अगर बात करें तो कल मौसम विभाग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ताज़ा जानकारी ये दी है कि अभी कुछ दिनों तक दिल्ली का मौसम कुछ ऐसे ही बने रहने वाला है। इसका मतलब ये है कि जो न्यूनतम तापमान है वो 27 से 30 डिग्री के आसपास या 31 डिग्री के आसपास रहने वाला है। तो वहीं जो अधिकतम तापमान है वो काफ़ी ज़्यादा है। कल भी अगर तापमान की बात करें तो 42 डिग्री 43 डिग्री के आसपास था, और आज भी अगर जो मौसम जानकारों की माने तो 42 डिग्री और 40 डिग्री से ऊपर ही तापमान जो है वो रहने वाला है। मॉनसून जहां तक बात की जा रही थी दिल्ली में 27 जून के आसपास आने वाला था, लेकिन उसमें भी देरी हो गई है। अभी मॉनसून में कुछ वक्त लगेगा। बारिशें जो राहत दे सकती हैं इस गर्मी और उमस से, उसके लिए अभी दिल्ली वालों को कुछ और इंतजार करना पड़ सकता है। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ मध्य एबीपी न्यूज़, दिल्ली। तो दिल्ली में इस वक्त क्या स्थिति है, ये हमारी सहयोगी मदीहा ने आपको बताया। देश में कोरोना महामारी चल रही है, ऊपर से गर्मी का प्रकोप। इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, दिल्ली के आकाश हेल्थ केयर के डॉक्टर राकेश पंडित से जानिए। तो दोनों प्रॉब्लम्स तो खतरनाक ही है कि आप एक तो गर्मी भी हो रही, ऊपर से मास्क। पर एक बात है, अगर आप बाहर जा रहे हो तो आप क्लॉथ या सादा मास्क भी पहन सकते हो। अगर आप हेल्थ केयर प्रोफेशनल नहीं हो या हॉस्पिटल में काम नहीं कर रहे हो या आपको पेशेंट्स के साथ इंटरेक्शन नहीं है, तो उन सिंपल मास्क वो भी आपको 55 to 60% प्रोटेक्शन देंगी। हमें अवॉइड ही करना है कि हम गर्मी में निकले ही क्यों। अगर हमारा बहुत इम्पोर्टेंट काम नहीं है तो आप गर्मी में निकले ही क्यों। अब तक तो हमें आदत ही हो गई कि ये मास्क से अब तो दम नहीं घुटता। मुझे नहीं लगता कि अब किसी को, ये तो इनिशियल डेज में था। मास्क पहनने में थोड़ा ये आनाकानी ना करें और इसको प्रॉपर ढंग से पहने। भी आउटडोर एक्टिविटीज एकदम लिमिटेड रखिए। जैसे आप स्ट्रेनस एक्सरसाइजेज करते थे या करते हैं, तो या तो अर्ली मॉर्निंग जब टेम्परेचर कम हो तब करिए। तो अपनी हाइड्रेशन का पूरा ध्यान रखिए। एंड आप थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीजिए या उसमें ORS का घोल डाल के वो पीजिए। अगर हम ये थोड़े से स्टेप्स लें तो हम कोविड और गर्मी दोनों को ही इजीली हरा देंगे।
तो डॉक्टर राकेश पंडित से आपने जान लिया गर्मी से बचने के उपाय, लेकिन मौजूदा स्थिति क्या है देश की राजधानी दिल्ली की, जहां तापमान कल 40 डिग्री के ऊपर पहुंच गया था। हमारे साथ जुड़ रही हमारी संवाददाता मदीहा खान, उनका रुख कर लेते हैं। मदीहा, मौजूदा स्थिति दिल्ली की कैसी है, क्योंकि अभी तो राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही। बिल्कुल प्रतिमा, बिल्कुल भी राहत मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि तापमान बहुत ज़्यादा है। और अगर अभी की बात करें तो आप सोचिए सुबह के 8 भी नहीं बजे हैं और उमस इतनी ज़्यादा है, गर्मी इतनी ज़्यादा है कि वाकई ही अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। जैसे कि डॉक्टर ने भी एडवाइस करा है, अपने आप को हाइड्रेटेड रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर तापमान की बात करें तो आज का भी जो न्यूनतम तापमान है इस वक्त का वो 27 डिग्री के आसपास है, लेकिन जैसे जैसे सूरज बढ़ता रहेगा, दिन चढ़ता रहेगा, तो वैसे ही तापमान जो है वो 40 डिग्री के ऊपर पहुंचने के ही अनुमान है। और मानसून की बात करें तो मौसम विभाग ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके काफ़ी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। अभी एक हफ्ते तक तो दिल्ली में मानसून दस्तक फिलहाल नहीं देने वाला है, यानी कि जुलाई के जो दूसरा हफ्ता है उसमें ही मानसून आने के कुछ अनुमान नज़र आ रहे हैं, कुछ आसार नज़र आ रहे हैं। तो अभी तो ये मौजूदा स्थिति यहाँ की बनी हुई है, लेकिन अब हम देखेंगे जैसे जैसे दिन बढ़ता रहेगा गर्मी और उमस बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। और हम कई दिन से देख रहे हैं कि लू बहुत ज़्यादा चल रही है, यानी कि हीट वेव बहुत ज़्यादा है दिल्ली में। तो 12 बजे के बाद से हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा जो लू है वो चलती है, लोग काफ़ी परेशान हैं। यानी कि जो मॉर्निंग वॉक पे काफ़ी ज़्यादा लोग सुबह सुबह निकल जाते थे 5 से 6 बजे, अब उनमें भी काफ़ी कमी देखी जा रही है। लोग मॉर्निंग वॉक पे अमूमन अब नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि गर्मी की वजह से लोग अब घर में रहना ही ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। बिल्कुल मदीहा, और यकीनन आप खुद भी वो गर्मी महसूस कर पा रही होंगी। जैसे कि आपने लोगों की बात की कि मॉर्निंग वॉक के लिए लोग कम निकल रहे हैं, क्योंकि अब अनलॉक हो चुका है, लोगों को घरों से निकलना है, मजबूरी है काम के लिए। ऐसे में आप किस तरह की तस्वीरें दिल्ली में देख रही हैं और क्या हिदायत दिल्ली में रहने वालों को आप देना चाहेंगी? देखिए, अगर हम बात करें कि किस तरह की परेशानी लोग झेल रहे हैं तो सबसे बड़ी यहाँ पर परेशानी ये देखी जा रही है कि न्यू गाइडलाइंस के मुताबिक मेट्रो स्टेशंस के बाहर लंबी लाइन है। तो मेट्रो स्टेशंस के बाहर अभी कुछ दिन पहले भी हमने जायज़ा लिया, देखा लंबी लाइनें हैं, तो उसमें गर्मी की वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग बेहोश हो गए, कुछ लोगों की तबीयत बिगड़ गई। इस तरह की गर्मी की वजह से चीज़ें हो रही हैं। और बाकी हम देख रहे हैं कि गर्मी से दिन के वक्त जो लोग ज़रूरी चीज़ों के लिए निकल रहे हैं वो सिर्फ निकल रहे हैं। बाकी अगर दोपहर की बात करें तो दोपहर में बाज़ारों में या फिर बाकी जगहों पर सन्नाटा है, शाम के वक्त ही लोग घर से निकलना पसंद कर रहे हैं। अगर हम अपनी तरफ से लोगों को कहें तो बेहद ही सावधानी के साथ घर से निकलें, कोशिश करें। मास्क तो पहन ही रहे हैं, गर्मी है लेकिन मास्क ज़रूरी है क्योंकि कोरोना है, लेकिन अपने आप को हाइड्रेटेड रखना इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पानी पीते रहें क्योंकि गर्मी और उमस बहुत ज़्यादा है। और अगर दोपहर की बात करें तो लू बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जरूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए कोरोना से जारी जंग में सबसे बड़ा हथियार वैक्सीनेशन है। कोशिश है कि तेजी से वैक्सीनेशन का काम पूरा किया जाए, लेकिन देश में अब वैक्सीन की कमी और रफ्तार में गिरावट देखने को मिल रही है। कहीं बोर्ड में लिखा है नो वैक्सीनेशन, कहीं वैक्सीनेशन सेंटर से वापस लौट रहे लोग, कहीं दूसरी डोज की जद्दोजहद। ये तस्वीरें यही नहीं थमती, दूसरे राज्यों से भी ऐसी ही तस्वीरें आ रही हैं। एक वक्त तेजी से बढ़ता दिख रहा ये आंकड़ा धीमा होता दिख रहा है। वैक्सीनेशन करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों की मजबूरी है, उनके पास मौजूद फिक्स कोटा। हमें वैक्सीन मिलती है हेल्थ डिपार्टमेंट से, पोर्टल वाले अपना बुक करते हैं, स्लॉट मैसेजेस उधर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जाते हैं, हमारे पास हमें दे दिया जाता है इतना वैक्सीन है, आज के दिन का इतना स्लॉट है, आपको इतना करता है। तो लोगों की परेशानी है इस कमी की जानकारी पहले से न होना। बुकिंग हुआ था, लेकिन अभी इधर आके मालूम पड़ा कि वैक्सीन ही नहीं है। कल शाम को तारीख दिया था आज का। ये पहले से आपको पता था आज यहाँ पे नहीं होने वाला? के बाद पता चला है, पहले से नहीं, उसने मैसेज ही नहीं डाला था कल रात। वैक्सीन की कमी को देखते हुए सरकार ने वैक्सीनेशन पॉलिसी में बदलाव किया है, जिसके बाद निजी अस्पतालों के सीधे टीका खरीदने पर रोक लगा दी गई है। अब महीने में टीके खरीदने की लिमिट तय होगी। वैक्सीन का ऑर्डर कोविन प्लेटफॉर्म के जरिए ही देना होगा। अस्पताल को हफ्ते के टीकाकरण औसत के आधार पर वैक्सीन मिलेगी। इस कमी के बीच गुरुवार को देश में 33,18,582 लोगों को वैक्सीनेट किया गया, जिसमें 9,92,665 वैक्सीनेशन के साथ मध्य प्रदेश पहले नंबर पर रहा।
जहां क्राइम ब्रांच की टीम ने फिल्मी स्टाइल में कार्रवाई को अंजाम दिया। देखिए तस्वीर गुजरात के बनासकांठा के पाटन की है, जहां एक ढाबे में ये चारों लोग इत्मीनान के साथ बैठे हैं। माहौल सामान्य सा लग रहा है। अचानक ही अगल बगल हलचल तेज हो जाती है। कुछ और ग्राहक खाने के टेबल पर दाखिल होने लगते हैं। इसके बाद इनके साथ जो होने वाला है उसका एहसास इन चारों को बिल्कुल भी नहीं है। अचानक ही बगल में जो लोग खाने के टेबल पर बैठे थे चारों तरफ से इन चारों की तरफ बढ़ते हैं और कुछ ही पल में दबोच लेते हैं। कुछ वक्त पहले जो ग्राहक नजर आ रहे थे, दरअसल वो सादी वर्दी में अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम थी और इन चारों में से एक किशोर नाम का आरोपी, जिस पर चोरी, लूट और दुष्कर्म जैसे अपराधों के आरोप हैं। क्राइम ब्रांच की बदमाशों की धरपकड़ का ये फिल्मी वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। लोग अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की जमकर तारीफ कर रहे हैं। अब आलाकमान के सामने एक बड़ी चुनौती है कि नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच चल रही तनातनी को लेकर कोई बीच का रास्ता निकाला जाए। ये सियासी कहानी, ये सियासी हलचल कहां तक पहुंची है, इस रिपोर्ट में देखिए। तूफान खेल के कोई लाली भाई वर्गा सिंह बड़ा रोको, ठोको ठोको ताली ठोको, मौके पे चौका मारो, मौके पे चौका मारो, लोहा गर्म है। क्रिकेट का मैदान हो या शेरो शायरी या फिर सियासत का अखाड़ा, सिद्धू अपनी बेबाक आवाज बुलंद करते रहे हैं और इस बार सिद्धू के सामने सियासत के सीनियर खिलाड़ी कैप्टन अमरिंदर हैं। दिल्ली में आला कमान से मिलकर सिद्धू का कॉन्फिडेंस और बढ़ गया और सिद्धू के इस सियासी जायके का जवाब कैप्टन ने अपने कुनबे को इकट्ठा करके दे दिया। गुरुवार को कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खाने के टेबल पर मंत्रियों का मजमा लगाकर अपना दमखम दिखा दिया। कैप्टन के लंच में पंजाब के 16 में से 6 मंत्री शामिल हुए। मंत्रियों में राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी, विजय इंद्र सिंगला, ओपी सोनी, भारत भूषण आशु, सुंदर श्याम अरोड़ा, ब्रह्म मोहिंद्रा के अलावा सांसद मनीष तिवारी और गुरजीत औजला भी शामिल हुए। बैठक के बाद दावा किया गया कि चर्चा सिर्फ चुनाव पर हुई, सिद्धू पर नहीं। ना ये लंच डिप्लोमेसी है, ना ये शक्ति प्रदर्शन है। ये सिर्फ जो वर्कर आए हैं उनको सीएम साहब का प्यार है कि उनके साथ वो बैठ के लंच किया है। ये ऐसी कोई प्रदर्शन वाली बात नहीं, कोई शक्ति प्रदर्शन वाली बात नहीं। 2022 इलेक्शन एजेंडा है जी साडा। 2022 इलेक्शन च कांग्रेस ने दोबारा किवें आउणा पंजाब च, यही साडा एजेंडा है। बड़ी बात यह है कि कैप्टन की इस बैठक में पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील जाखड़ भी शामिल नहीं हुए। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। आलाकमान से मिले ऐसे संकेतों के बीच चंडीगढ़ में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लंच डिप्लोमेसी के जरिए किया शक्ति प्रदर्शन। अब सिद्धू को मिलने वाली ये बड़ी जिम्मेदारी क्या होगी, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। एंटी इनकम्बेंसी खत्म करने के लिए कैबिनेट में हेरफेर की चर्चा भी है। स्थिति साफ करने के लिए कैप्टन को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने को कहा गया है, जो उन्होंने किया नहीं। राजनीति में ये संदेश देने के लिए कैप्टन का ये कदम काफी है। पंजाब में दोनों दिग्गजों की दरार बढ़ती साफ नजर आ रही है, लेकिन पंजाब का झगड़ा सुलझाने के लिए पंच बनाए गए हरीश रावत अब भी दावा कर रहे हैं कि सब सुलझा लिया जाएगा। मैंने कहा था कि 8-10 तारीख तक उसका समाधान निकल आएगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि समाधान निकल आएगा। अटका कहाँ है सर? आप लोगों की कमेटी बनी थी समाधान निकालने के लिए, आप लोग अपनी रिपोर्ट दे चुके हैं। अटका नहीं है, चीज़ें प्रोसेस हो रही हैं और कांग्रेस अध्यक्ष के सम्मुख है सारी बातें और वो निर्णय लेंगे। पंजाब में कद को लेकर चल रही इस सारी कवायद का अंत कब होगा ये तो पता नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि हर बदलते दिन के साथ ही कांग्रेस के लिए ये समस्या बड़ी जरूर होती जा रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं मेरे सहयोगी आशीष सिंह से। आशीष, दिल्ली में सिद्धू की हाई लेवल मीटिंग्स हुई, उसके बाद अटकलें हैं कि कोई बड़ी जिम्मेदारी सिद्धू को दी जा सकती है। कल कैप्टन की लंच डिप्लोमेसी हमने देखी, जिसे हालांकि कैप्टन के लोग यही कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक मुलाकात थी, रणनीति पर चर्चा हुई। अब जो फिलहाल स्थिति है उसमें आपको क्या लगता है कि पार्टी आलाकमान के सामने कितनी बड़ी चुनौती?
बहुत बड़ी चुनौती है मलिका। ये चीज़ें और ज़्यादा मुझे लगता है नेस्टी होती जा रही है नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर के बीच। जिस लंच डिप्लोमेसी की आप बात कर रही हैं कल, उसके माध्यम से सबको पता है, कहने की बात कुछ और है, लेकिन निश्चित तौर पर एक संदेश देने की कोशिश की कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने कुनबे के साथ बैठ करके कि सिद्धू के खिलाफ लामबंदी तेज है और सिद्धू को वो किसी कीमत पर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। रही बात नवजोत सिंह सिद्धू की, तो जो हमें टॉप सोर्सेज से जानकारी है उसके मुताबिक 6 महीना पहले भी, देखिए मैं पहले आपको बता दूं कि प्रियंका गांधी चाहती थी कि उनको राज्य का कांग्रेस अध्यक्ष बना दिया जाए और संभव है कि इस बार भी उनको ये बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। हालांकि इसको अभी इन एज मेनी वर्ड्स स्पेल आउट नहीं किया गया है, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है कि कोई बड़ी जिम्मेदारी होगी, पार्टी अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जा सकती है। लेकिन बड़ा क्रूशियल है क्योंकि कमेटी के सामने आकर के कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यही तो कहा था कि वो किसी भी कीमत पर उनको ना डिप्टी सीएम एक्सेप्ट करना चाहते हैं, ना प्रदेश अध्यक्ष एक्सेप्ट करना चाहते हैं। यहाँ मलिका मैं एक और आपको बड़ी बात बता दूं कि एक बड़े प्रभावशाली कांग्रेस नेता से कल मैंने यूं ही बस बात में ये पूछा कि क्या सीएम बदलना भी इस बार कोई ऑप्शन है, जिसका जवाब उन्होंने दिया नहीं, वो चुप रह गए। तो मुझे लगता है कि नवजोत सिंह सिद्धू को कोई बड़ी जिम्मेदारी जरूर दी जाएगी, लेकिन कैप्टन उसको कबूल करेंगे नहीं, लिहाजा ये लड़ाई बढ़ती जाएगी। आशीष, आपकी बातों से साफ है कांग्रेस आला कमान के सामने इस वक्त स्थिति कुछ ऐसी है, आगे कुआं पीछे खाए। अब तय करना है जाए तो जाए कहां। चुनावी मौसम में वादों की बरसात आपने खूब देखी होगी, लेकिन पंजाब में हालात कुछ बदले से है। चुनावी साल में अगर यही हाल रहा तो सरकार को चेहरा छुपाना पड़ सकता है। कैप्टन सरकार हाय हाय, कैप्टन सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पंजाब के फिजाओं में गूंज रहे ये नारे कैप्टन सरकार की नींद उड़ाने के लिए हैं। कैप्टन सरकार हाय हाय, कैप्टन सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की नींद उड़े ना उड़े, लोगों की नींद जरूर उड़ी हुई है। नींद आए भी तो कैसे। इस गर्मी में जब दिन में 15 से 16 घंटे बिजली गायब रहे तो नींद आ जाना किसी चमत्कार से कम नहीं। पंजाब में हो रही बिजली कटौती से परेशान लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। ये तस्वीरें होशियारपुर जिले की हैं। गुस्साए लोगों ने होशियारपुर और ऊना रोड ही जाम कर दिया। साडे पिंड 'च एक हफ्ते तो लाइट की बहुत बड़ी समस्या आ रही है। लाइट आती है जाती है, जदों असीं बिजली वालियां नूं फोन करते हैं तो वो कहते हैं अभी ते अभी आ रही है तुहाडी लाइट। जब तक लाइट की समस्या साडी हल नहीं हुंदी है उदों तक असीं भी इत्थों धरने ते नहीं उठना। बिजली कटौती किसानों के लिए और बड़ी मार है। धान की फसल के लिए बेचैन किसान बिजली कटौती से परेशान हैं। किसानों ने मोगा में लुधियाना फिरोजपुर हाईवे को जाम करके पावर ग्रिड के आगे प्रदर्शन किया। बिजली की सप्लाई पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। बिजली की सप्लाई पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ 8 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 8 ਘੰਟੇ ਤੋਂ 4 ਘੰਟੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸੁੱਕਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। पंजाब में बिजली का हिसाब किताब भी समझ लीजिए। पंजाब में बुधवार को बिजली की मांग 14,142 यूनिट तक पहुंच गई, जबकि आपूर्ति 12,842 यूनिट ही है। इस बिजली संकट से निपटने के लिए पंजाब में कई फैसले भी लिए गए हैं। सरकारी दफ्तरों में शनिवार तक एसी नहीं चलाने का सर्कुलर जारी किया गया है। एसी नहीं चलाने का फरमान निगम और बोर्ड के दफ्तरों के लिए भी है। जरूरत नहीं होने पर लाइट भी बंद रखने के लिए कहा गया है। इसके अलावा बिजली बचाने के लिए सरकारी दफ्तर का टाइम आधा दिन कर दिया गया है। यानी पंजाब में सरकारी दफ्तर सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही काम करेंगे। औद्योगिक इकाइयों को हफ्ते में 5 दिन ही काम करने की इजाजत है। पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी PSPCL के मुताबिक तलवंडी साबो थर्मो पावर ग्रिड की एक इकाई काम नहीं कर रही है, जिससे बिजली सप्लाई पर असर पड़ रहा है। पंजाब में घरों की बत्ती गुल है, लेकिन सियासत का मीटर लगातार चालू है। किसानों और आम लोगों को बिजली की आपूर्ति नहीं होने को लेकर अकाली दल कैप्टन सरकार को झटके दे रहा है कि मौजूदा कांग्रेस सरकार नूं लोकां दा दर्द कोई नहीं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ते उन्हां दे वजीर साहिबान आप तां बैठे आ एसी दे कमरियां 'च। अज दी सरकार केवल ते केवल अपनी कुर्सी बचाउण ते है।
ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਦੀ भी ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗ गई ਤੇ ਸਰਕਾਰ आईसीयू 'ਚ ਪਈ है। आज पंजाब के बिजली बोर्ड दफ्तरों के बाहर अकाली दल प्रदर्शन भी करने वाला है। सिद्धू से संग्राम हो या सियासत, ताज़ा हालात को देखकर ये बात तो कही जा सकती है कि जैसे परेशानियों को कैप्टन का पता मिल गया है। चुनाव के मुहाने पर खड़े पंजाब में बन रही स्थिति कैप्टन सरकार के लिए शुभ संकेत नहीं है। पूरी करो। चलिए आगे बढ़ेंगे और इस वक्त की अहम खबर आपको बता देते हैं। मायावती ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए उसे अनुसूचित जाति की विरोधी पार्टी करार दिया है। समाजवादी पार्टी से गठबंधन टूटने के बाद पहली बार मायावती ने कड़े शब्दों में समाजवादी पार्टी की आलोचना की है। मायावती का कहना है कि समाजवादी पार्टी अपनी विचारधारा की वजह से सिर्फ छोटी पार्टियों के गठबंधन के सहारे रह गई है। तो ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। मायावती का समाजवादी पार्टी पर निशाना, सिर्फ छोटी पार्टियों से गठबंधन कर पा रही है समाजवादी पार्टी। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर पंकज झा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंकज, ये बड़ी खबर हम जो दर्शकों को बता रहे हैं, निशाना साधा है मायावती ने समाजवादी पार्टी पर, इस बयान के क्या मायने निकाले जाएं? अब चुनाव नजदीक है तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो चुका है। जी हाँ, लेकिन एक दौर वो भी था, याद करिए कल अखिलेश यादव का जन्मदिन था और जब 2019 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव और मायावती का गठबंधन था, तब इसी जन्मदिन को कैसे मायावती ने उनको शुभकामनाएं दी थी। लेकिन जैसे ही जन्मदिन खत्म हुआ और जब वो रिश्ता खत्म हो गया समाजवादी पार्टी और बीएसपी का, मायावती ने पहली बार इतना तीखा हमला किया अखिलेश यादव का। साफ साफ कहा है, कल अखिलेश ने अपने जन्मदिन के मौके पे कहा था कि बड़ी पार्टियों के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ हाल के चुनाव में गठबंधन कर चुके हैं। तो उस बात को मायावती ने कहा कि गठबंधन ना करना बड़ी पार्टियों के साथ उनकी महालाचारी है। उस शब्दों को देखिए, लाचारी भी नहीं कह रही मायावती, उसको महालाचारी कह रही हैं। दलित विरोधी, बहुत नैरो माइंडेड पार्टी, इस पहली बार मायावती, जिनको अपना एक दोनों के बीच का जो रिश्ता है, अखिलेश यादव बुआ कहा करते थे मायावती को, इतना तीखा हमला विधानसभा चुनाव जो अगले साल शुरुआत में होने वाला है साल के, उससे पहले ये एक तरीके की लड़ाई है कि आखिर बीजेपी के खिलाफ सबसे मजबूत विपक्षी पार्टी कौन यूपी में दिखे। आप इसको उस तौर पर देख सकते हैं। जी पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इसलिए कहा जाता है कि अब राजनीति में विचारधारा नहीं, सहूलियत सर्वोपरि हो गई है। तो आपको इस खबर को लेकर एक नया अपडेट दे रहे हैं हम कि तीसरी लड़की का भी वीडियो सामने आ गया है और उसने खुलकर इस वीडियो में कहा है कि उसने अपनी मर्जी से शाहिद से शादी की और धर्म परिवर्तन भी अपनी मर्जी से ही किया। मैं काठीनगरी में रहती हूँ, तो मैंने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया है। 1 साल पहले मैंने इस्लाम कबूल किया और मेरा निकाह भी हो गया शाहिद नज़ीर भट्ट के साथ। अब मेरे घर वाले मुझे टॉर्चर कर रहे हैं और जो रहनावारी का SHO है वो मुझे हैरेसमेंट कर रहा है। अगर मुझे कुछ हुआ या मेरे पति को हाथ लगाया, मैं अपनी जान दूंगी, उसकी जिम्मेदार मेरे घर वाले होंगे और रहनावारी का SHO होगा। हमें पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए। अगर मुझे कुछ हुआ, मेरी वीडियो वायरल होगी, एक और वीडियो मैंने बनाई वो वायरल होगी और उसकी जिम्मेदार मेरे घर वाले होंगे, गुरदीप सिंह होगा और रहनावारी का SHO होगा। हमसे बात करने के लिए जुड़ रहे हैं फिल्म समीक्षक मयंक शेखर। मयंक, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका नमस्ते भारत में। गुड मॉर्निंग प्रतिमा, मलिका, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। तो मयंक, इस फिल्म की खासियत के बारे में बताइए, क्या है इसकी खासियत जिससे दर्शकों को अपनी ओर खींच रही है? वेल आई थिंक सबसे पहले तो ये जानने की बात है कि जैसे कि आपने कहा, इसमें तापसी पन्नू है। ये एक फिल्म एक स्मॉल टाउन की कहानी है, एक छोटे शहर की कहानी है, एक अरेंज मैरिज की कहानी है और जो अरेंज मैरिज जो ठीक से नहीं चल पा रही है, और इसको लिखा है कनिका ढिलोन ने। ना ये सारी जो 4 बातें जो मैंने कही हैं, ये सारी ट्रू थी, सही थी मनमर्जिया फिल्म के बारे में भी, एक्सेप्ट कि मनमर्जिया जो वो फिल्म थी वो एक रोमांस थी और ये एक तरह से देखा जाए तो थ्रिलर है या मर्डर मिस्ट्री है। ऑफ कोर्स अगर हम तापसी पन्नू की पूरी करियर को लें तो सारी उनकी फिल्में कहीं ना कहीं थ्रिलर ही होती हैं। चाहे वो पिंक भी हो फिल्म, एक सामाजिक इशू पर भी हो तो वो थ्रिलर फिल्म थी पिंक। बेबी ऑफ कोर्स, नाम शबाना, उन्होंने बहुत सारी ऐसी फिल्में की हैं जिनको थ्रिलर का एक जॉनरा का खिताब दिया जा सकता है। तो उसी तरह से उनके जो चुनाव है वो कोई सरप्राइजिंग नहीं है जॉनरा या शैली के हिसाब से। बट यहाँ पे इशू ये है कि
ऑनेस्टली अगर सवाल ये है कि आगे क्या होता है इस कहानी में, तो एज अ दर्शक, एज एन ऑडियंस, आप हमेशा ये ज़रूर सोचते हैं कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, फिर आगे क्या होगा, फिर आगे क्या होगा। कुछ ना कुछ एक ट्विस्ट एंड टर्न आता रहता है इस कहानी में। पर अगर सवाल ये है कि ये ऐसे लोग हैं कौन, ये ऐसे इस तरह क्यों बिहेव कर रहे हैं, इस तरह कर क्या रहे हैं ये इस कहानी में, तो वो सवाल, क्योंकि रोमांस भी है इस फिल्म में, वो भी आता रहता है। एंड दैट इज नॉट अ गुड क्वेश्चन। वो अच्छा सवाल नहीं है एक थ्रिलर। जी मयंक, इस फिल्म में एक नॉवल राइटर का भी जिक्र है। इस तरह के टॉपिक्स पर पहले भी फिल्में बनती रही हैं, तो ये उनसे अलग साबित हो सकती है क्या, माना जाए? सॉरी, क्या सवाल पूछा आपने? मैंने ये पूछा था कि फिल्म में एक नॉवल राइटर का जिक्र है, इस तरह के टॉपिक्स पर पहले भी फिल्में बनी हैं, तो ये क्या उनसे अलग साबित हो सकती है, ऐसा माना जाए? नहीं, इन टर्म्स ऑफ जहाँ तक इस तरह की फिल्में बनी हैं, मुझे लगता है उस तरह से ज़रूर ये एक यूनिक फिल्म है, प्योरली बिकॉज इसकी जो लीड किरदार है ये एक फीमेल लीड किरदार हैं। और यूजुअली जो मर्डर मिस्ट्रीज होती हैं एटलीस्ट भारत में, तो और वो स्पेशली इतने ग्रे कैरेक्टर्स जो लीड रोल में हों, वो फीमेल किरदार नहीं होते हैं। सो इन दैट सेंस नहीं है। बट मोटिवेशन जो है कहानी का कि यार ये बंदे, ये जो लोग हैं, ये एक दूसरे के साथ जो कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, ये सवाल हमेशा रहता है आपके जहन में। ऑफ कोर्स एक दिनेश पंडित नाम के एक ऑथर है, उसका भी जिक्र है। बस आप ये बताइए कि ये फिल्म देखें या नहीं देखें, कितने स्टार्स देंगे आप? वेल, आई थिंक पर्सनली अगर मैं कहूँ तो मुझे कोई खास ये फिल्म नहीं लगी, महान फिल्म नहीं लगी, काफ़ी ठीक ठाक ही लगी। और अगर आप स्टार रेटिंग की बात कर रहे हैं तो इट्स एन एवरेज फिल्म मेरे हिसाब से। आई थिंक इट्स अ 2 out of 5। बट जो लोग इस शैली, इस जॉनरा मर्डर मिस्ट्री को पसंद करते हैं, शायद उनको दर्शकों तक अपना रिव्यू पहुंचाने के लिए। प्रतिमा, मुझे लग रहा है कार्टून अब तैयार हो गया होगा, तो चलिए आप सबको ले चलते हैं इरफान जी के पास और देखते हैं कि आज के कार्टून में क्या खास है। इरफान जी, ये महिलाएं टीवी पर क्या देख रही हैं, कोई नई रेसिपी आई है क्या? हाँ देखिए, जिस तरह से पहले हुआ करता था ना, अभी भी होता है कि कम तेल पर कम मसालों में बनाई जाने वाली रेसिपी बताई जाती थी, उसी तरह से जैसे कि अब एलपीजी के दाम बढ़ते जा रहे हैं, अब किस तरह से बोलेंगी एंकर आके, कई बार ऐसे प्रोग्राम भी आएंगे कि आज हम आपको कम से कम कुकिंग गैस पर बनाई जाने वाली रेसिपी बताएंगे। तो वो ही एक बनाई है कि एक महिला जो बेचारी इसकी मारी हैं कुकिंग गैस के दामों की, वो किस तरह से सामने बैठी हुई हैं और यहाँ पर एक प्रोग्राम चल रहा है जो ये जानना चाहती हैं कि कुकिंग गैस के कम इस्तेमाल से बनने वाली रेसिपी कौन कौन सी होंगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने इरफान जी। प्रतिमा, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है, लोगों के घरों का बजट हिल गया है, ऐसे में ये तो वक्त की मांग हो गई। याद है ना आपको हमारी मास्टर क्लास इस बार फिर गुरुवार को आपके सामने होगी। आप अपने पेन, पेंसिल और कॉपी लेकर के मेरे सामने बैठिए, मैं आपको बताऊँगा किस तरह से नए कार्टून्स बनाएंगे हैं। अपनी एंट्रीज़ को लगातार इसी तरह से भेजते रहिए जैसे आप लोग भेज रहे हैं। आप लोगों का रिस्पांस हमको लगातार मिल रहा है, ऐसे ही कार्टून बनाना हम आपको यहाँ पर लगातार सिखाते रहेंगे। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।